नेक्स्चर H1 और J के ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूँगा नदीम भट्ट साहब को कि वो डायस्पेरेशन करें। नेक्स्ट जो है जी मेरे पास, आपको पता है एक स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें मौका दिया कि हम नॉलेज आपस में शेयर कर सकें। आपके साथ लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें मौका मिल गया मुझे सियालकोट में भी और गुजरांवाला में भी करने का, तो वो तो हमने SRO 55 है वो डिस्कस कर लिए हुआ। आपको पता है कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए रूल 14 के अंदर अमेंडमेंट आ गई है। उन्होंने नेक्स्चर J जो है वो फरवरी 2025 से ऑनवर्ड फर्निश करना है। H1 साथ वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर इंपोर्टर वो सारे उसमें शामिल। फॉर्मेट आपके पास है। मैं सोचता था कि अब नई चीज़ क्या लेकर आऊँ, वो कहेंगे जी ये तो पढ़ लिया, अब नई चीज़ क्या है। तो मैंने क्वेश्चन 2 बनाए हैं, फिगर वर्क में और क्वान्टिटी में, कुछ अपनी तरफ से अज्यूम फिगर्स करके तो मैंने डाटा उसका बनाने की कोशिश की है कि वो चाह क्या रहे हैं। अभी मैं उसकी फीडिंग सिस्टम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो आगे नेगेटिव आंसर और वो एनेक्सर C के साथ अटैच है, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। अच्छा जी, अब बात ये है, पहले मैं एक एग्जांपल आपको एक दिखाता हूं कि बाकी इसके इश्यूज मैं बाद में फिर शेयर करूंगा। ये मैंने पीछे भी आपको एग्जांपल दी थी। मैंने अज्यूम किया, ये H1 की अभी मैं बात कर रहा हूँ फिनिश गुड्स के बारे में, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्शन वाला नहीं है, ये H1 वाला। तो मैंने कहा जी ओपनिंग फिनिश गुड्स है मेरे पास, ये मैंने यूनिट्स खुद ही अज्यूम किए, कॉस्ट भी मैंने खुद ही अज्यूम कर ली। एड फिनिश गुड्स जो परचेज्ड होंगी या इंपोर्ट होंगी वो इसमें आ जाएंगी, उसमें से लेस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी में क्वांटिटी और कॉस्ट में से कॉस्ट, और मेरे पास एंड पे बैलेंस बच जाएगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स का। ये मैंने एक प्रैक्टिकल अपनी तरफ से बना लिया। एनेक्सर C के साथ आपको पता है वो अटैच है, वो बाद में कर लेंगे हम। पहले हम देखें कि करना क्या है। देखें FBR क्या कह रहा है आपसे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सर ने एक निचोड़ निकाला कि भाई पीछे इंटेंशन क्या है, वो जो पेंडिंग केसेस है उसकी रिकवरी करना चाह रहे हो। इधर क्या हो रहा था, जब रेड पड़ती थी स्टॉक वो उठाते थे तो वो कहते थे जी आपकी सेल टैक्स रिटर्न में स्टॉक कुछ हो रहा है और फिजिकल में कुछ हो रहा है। तो हम लोग कह रहे होते थे जनाब बात ये है, उधर तो स्टॉक मैंने आपको दी ही नहीं, वो तो नेक्स्चर J के अंदर जो मैंने आपको स्टॉक दिया है वो तो कैरी फॉरवर्ड का है, उसमें तो लेबर और FOH ऐड ही नहीं है, उसमें तो डेबिशन भी ऐड नहीं है। 10 चीजें हम आगे प्रेजेंट कर देते थे। उन्होंने कहा यार ये ना इसका ये जो लोग अंदर चक्कर ले जाते हैं ना, इसको जरा किसी तरह कंट्रोल करें। तो उन्होंने नेक्स्चर J अमेंड कर दिया, वो बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। यही इसका भी पर्पस एग्जैक्टली वही है कि जो लोग खरीद के या इंपोर्ट करके चीजें बेच रहे हैं उनकी क्वांटिटेटिव, मैंने वर्ड जो है ना क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड अमाउंट्स, ये 3 रिकंसिलिएशन उसने आपसे लेनी है। क्वांटिटी कितनी है, ठीक हो गया जी। फिर क्वालिटी क्या है, अब ये ना हो कि लकड़ी आपने इनपुट किया, लोहा आपने बेचना शुरू कर दिया। तो पीछे जो उन्होंने वो कोड सारे डाले हैं ना, वो बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अब जो हवाई एंट्री है ना या इनपुट फेक होगा, उसको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप अच्छाई और बुराई को कम तो कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर अब मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि यहाँ जो उन्होंने फार्मूला दिया है वो सेल एनेक्सर C के साथ दोनों पे अटैच किया हुआ, चाहे वो H1 है या J है, दोनों में वो C से उठाता है। अच्छा, अब इशू ये आ रहा है क्वांटिटी की हद तक तो ठीक है। अगर मैं यूनिट्स देखूं तो जो मैंने ओपनिंग थे 10-20 हज़ार और परचेज किए, मेरे पास 30 हज़ार हो गए, मैंने 25 हज़ार बेच दिया, 5 हज़ार बाकी बच गया। तो क्वांटिटी का कोई इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में या FED के अंदर क्वांटिटी का कोई मसला नहीं आ रहा, क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। मसला आएगा अमाउंट के अंदर, क्योंकि उसकी वैल्यू कौन सी आपने लेनी है। अगर तो वो उसकी कॉस्ट उठाए तो फिर तो बात समझ आती है, जैसे मैंने कॉस्ट ली हुई। अगर वो नेक्स्चर C के साथ अटैच हो जाता है, बाज़ औक़ात क्या होगा कि आपका नेगेटिव आंसर आ जाएगा, वही आ रहा है, वही प्रॉब्लम शुरू हुई है। अब अगला क्वेश्चन ये है, ये तो हो गया एक्चुअली होना क्या चाहिए था। अब वो जो कर रहे हैं उसमें कुछ उनकी हमें पहले पूछना पड़ेगा कि जनाब आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। इनको चाहिए अब ये है कि IT के बंदे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इनकम टैक्स जो नो हो रखता है या सेल टैक्स, इन बंदों को साथ बिठाएं। और IT वाला बंदा देखिए, उसको नहीं पता आप क्या चाहते हैं, वो रिजल्ट क्या आएगा। आप मिनिमम टैक्स भाट साहब बैठे हैं, ताहिर भाट साहब पिछले 5-6 साल से मिनिमम टैक्स पे मेहनत कर रहे हैं, वो अभी तक मिस्टेक उधर की उधर ही है रिटर्न के अंदर, क्योंकि IT वाले को इससे कोई कंसर्न नहीं है रिजल्ट क्या आएगा। आपको जो चाहिए मुझे बताएं, मैं बना देता हूँ। तो चाहिए ये कि जो लीगल का बंदा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है और IT का बंदा, ये तीनों दोनों मिल के बैठ के एक चीज ऐसी बना के दे जो पूरे पाकिस्तान पे लीगली और फैक्चुअली उसको सपोर्ट करे। इतने पूरे पाकिस्तान को परेशान करने से बेहतर है भाई 4 बंदे हायर कर लो, 2 बंदे हायर कर लो, वो आपको एक टेक्निकल चीज बना के दे और बात खत्म हो जाएगी। बजाय ये कि आप अफरा तफरी में और इधर उधर लेफ्ट राइट भागे, मेन चीज पे है और बात को खत्म करें। तो देयर इज नीड टू बी री-करेक्शन, इसके अंदर फर्दर करेक्शन की जरूरत है। अगर आपको याद है जब रिटर्न आई थी कितना वो वेला मचा था, वो जी इसमें फार्मूले गलत है, इसका ईयर ठीक नहीं आ रहा, इसकी डेप्थ
मार्जिन ठीक नहीं है, इसका टैक्स ठीक नहीं है, इसके रेट्स ठीक नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन बात अब ये है कि वो आपसे आपकी रेसिपी मांग रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, आपने इनपुट क्या किया और आउटपुट क्या आया आपके पास। तो वो प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो आपको अब फाइनेंशियली भी और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी, ये तीनों चीज़ें आपको टैली करके तो फिर आप इसके अंदर आ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप आए तो पहली दफ़ा तो वो स्टॉक आपको एंटर करने देगा फरवरी के महीने में ओपनिंग। जब उसने मार्च में जाना ना तो जो आपका पीछे क्लोजिंग होना है उसने वही उठा लेना, फिर आपका डिफरेंस जो शुरू होना है वो टैली करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पहली बेस से जब आपने स्टॉक उठाना है वो सही वाली फिगर आपने लेके जानी है। बाकी इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, वो अपनी जगह पे है। ये सिर्फ मैंने क्या कहा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और अमाउंट की रिकन्सिलेशन है। आपने परचेज क्या किया, ओपनिंग क्या था, क्या आपने बेचा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो सर आपका वो रिटर्न के अंदर होगा ना, या ऑडिटेड अकाउंट्स में होगा। देयर इज नो, नहीं सर वो ग्रॉस प्रॉफिट मांग भी नहीं रहे। जी जी, ये सिर्फ हमसे सर मांग रहे हैं कि आपने जो मटेरियल खरीदा उसकी कास्ट क्या है और बेचा उसकी कास्ट क्या है, जो बैलेंस स्टॉक बचा उसकी सेल में आपका प्रॉफिट शामिल है। जी जी, यही कह रहे हैं हम यही कह रहे हैं, हमने यही कहा है। मटेरियल की कॉस्टिंग मांग, आप कॉस्ट देंगे तो तब ठीक होगा, अगर आप सेल देंगे वो गड़बड़ हो जाएगी। अगले में मैं दूसरे में दिखाता हूँ सर, नेक्स्ट। ये देखें डिटेल वाला ये है सर, वो जो मैन्युफैक्चरर वाला है ना उसके अंदर मटेरियल है, देखें मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, ऊपर लेबर है, यूटिलिटीज़ है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन है, फिर वर्किंग प्रोसेस की एडजस्टमेंट है, ओपनिंग क्लोजिंग की, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगा, फिर आपने वो जो ओपनिंग फिनिश और क्लोजिंग का करना एडजस्टमेंट, फिर कॉस्ट ऑफ सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल है। अब इसका दूसरा मतलब जो मैं निकाल रहा हूँ, अगर एफबीआर ये चाह रहा है, वो ये चाह रहे हैं कि भाई ओपनिंग स्टॉक आपने एंटर करना, प्रोडक्शन भी आपने एंटर करनी है, तो मेरी सजेशन ये है कि एंड वाला फार्मूला ख़त्म कर दें और क्लोजिंग स्टॉक भी मैं एंटर करूँ। फिर बेशक आप सी से वो चाहिए ये रहे कि वैल्यू एडिशन कितना बंदा कर रहा है, अगर वो ये चाह रहे हैं तो फिर वो फार्मूला पीछे से ख़त्म कर दें, फिर आपकी बात यहाँ पे बन सकती है। अगर उसको ये डिज़ायर्ड है कि भाई मुझे आपने 3 फिगर्स एंटर करके देनी है, ओपनिंग स्टॉक भी, प्रोडक्शन भी, क्लोजिंग स्टॉक भी, और सेल मैं खुद ही आपका जो नेक्सट सी है वहाँ से उठा लूँगा, तो फिर बात समझ आ जाती है। तो इसलिए अब पर्पस क्या है, पर्पस आप जो चीज बना सकते हैं उस चीज से वही अब आप बनाएंगे, उसकी क्वांटिटेटिव भी आप टैली करके देंगे, क्वालिटेटिव भी मुझे टैली कर। अब ये नहीं पेपर मिल से अब घी नहीं बना सकेंगे। तो इनपुट जो फेक जो लोगों ने लिए थे, जो भी था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वे फेक और फ्लाइंग इनवॉइसेस को चेक करने का तरीका है। प्रोडक्शन आपसे बनवानी है उन्होंने, मुझे प्रोडक्शन अकाउंट बना के दे भाई, रुपीज में भी, क्वांटिटी में भी और क्वालिटेटिव में भी, तीनों चीजें उन्होंने चेक कर दी हैं। डिस्क्रिप्शन भी मांगा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी मांगा है, क्वांटिटी भी मांगी है, अमाउंट भी मांगी है, और अल्टीमेटली वो सारी चीजें आपसे बनवाएंगे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, अब करना क्या है, ये तो हो गया सवाल। इसका जवाब अब ये है, चाहे आप ये मैंडेट लॉज पढ़ लें या अदरवाइज पढ़ लें, अब आपको रियल बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग डेली बेसिस पे एंटर करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है किसी बंदे के पास, चाहे वो इंपोर्टर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अब भाई रियल डाटा आपका जो है वो सामने आएगा। अब आगे वही जाएगा जो काम ठीक करेगा। अगर रेड पड़ी वो स्टॉक आउट हो जाएगा, अगर ऑडिट हुआ वो फिगर्स आउट हो जाएगी, ठीक है। अगर अच्छा, एक दो चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट है जो मैं ऐड करता चलूँ। मैं ये भी सोच रहा था कि अच्छा भाई अब ये तो हो गया पर्पज़ उसने ऐसे अचीव करना है, प्रॉपर अकाउंटिंग भी आपको करनी पड़ेगी। अगर कोई बंदा इसमें मिस स्टेटमेंट करेगा तो क्या होगा, सेल टैक्स तो अपनी जगह पे, वो इनकम टैक्स में भी पकड़ा जाएगा, उसको प्रॉब्लम दोनों तरफ से शुरू हो जाएगी। 111 सेक्शन पहले ही पड़ा हुआ है इधर, अनएक्सप्लेन क्रेडिट और आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी जगह पे है, पहले ही नेक्सर जे के अभी पिछले वो डिस्प्यूट नहीं ख़त्म हुए तो अगले नए शुरू हो जाएंगे। बहरहाल प्रोडक्शन डाटा हर चीज़ अब आपको प्रॉपर अकाउंटिंग खुद करें, उससे करवाएं या अकाउंटेंट रखें, जो भी है, मुझे इससे कंसर्न नहीं है। उनको डाटा आपसे अब मुकम्मल चाहिए होगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। और शॉर्टकट मत लगाइएगा, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत सीरियस होगा। वो सेल टैक्स की शक्ल में, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन की शक्ल में, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की शक्ल में, दोनों तरफ से वापस आएगा। अच्छा, अब कुछ पॉइंट और, अगर आप डाटा मैनिपुलेट कर देते हैं
तो सुप्रीम कोर्ट तक ये हेल्ड हो चुका है कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म विल प्रिवेल, नंबर 1। अगर आप रियलिटी की जगह फेक एंट्रियाँ डाल देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, तो रियलिटी वापस आएगा और उसके मुताबिक टैक्सेस कैलकुलेट होंगे। नंबर 2, इनकम टैक्स में 109 सेक्शन है रिकैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगर आप ट्रांजैक्शन को उसकी बेस ही कोई नहीं, आप अपने पास से एंट्रियाँ डाल देंगे तो उसको रिकैरेक्टराइज करके आपसे लॉस ऑफ रेवेन्यू जो है वो रिकवर किया जाएगा। और अगर 111 है तो वो बहुत बेहतर आप जानते हैं कि अगर आप 111 में गए तो जितना टैक्स बचाया होगा उतनी पेनल्टी भी साथ होगी। तो इसलिए अब बगैर वेरिफिकेशन के, बगैर चेकिंग के, क्रॉस मैच के एक पॉइंट में और ऐड करता हूँ, वो ये है, बात जगहों पे ये होगा जैसे इंपोर्ट है, आप अब सेल टैक्स में डाटा जाएगा आपकी असेस्ड वैल्यू पे, वो उठा रहा है उसको। इनकम टैक्स में जो वैल्यू आ रही है वो आपकी पेमेंट बेस पे है। तो अब आपने करना ये है कि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, हर एक की आपने रिकंसिलिएशन पहले से बना के रखनी है। क्यों? क्योंकि उसने कहना जी आपने जो इंपोर्ट उधर सेल टैक्स रिटर्न में दी है असेस वैल्यू पे, वो कुछ और है, अकाउंट्स के अंदर जो आपने परचेज डाली है वो कुछ और है, क्योंकि उसके अंदर बाकी चीजें भी ऐड हुई होंगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको रिकंसिलिएशन जो है वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों लॉज इंडिपेंडेंट है। अच्छा जी, अब मैं कुछ पॉइंट 2-3 और आपसे शेयर करूंगा। ये मैंने रिकंसिलिएशन का आपको बता दिया। अगर आपने रिकंसिलिएशन ना बनाई तो डिफरेंस अनएक्सप्लेन क्रेडिट्स में, और एक और चीज बताता चलूं, सेल टैक्स के अंदर भी अब 11 सेक्शन जब तोड़ा गया, ABCD बनाया गया है, तो उसमें भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अब अवेलेबल है। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, डाटा आपका टैली नहीं करेगा, तो बेस्ट जजमेंट भी उनके पास अवेलेबल है, जैसे इनकम टैक्स लॉ में अवेलेबल है। दूसरा प्रॉब्लम अब क्या आ रहा है, होता क्या है कि एक लॉ बना दिया जाता है तो सिस्टम उसको कोप अप नहीं कर रहा, ये आपके सामने है। दूसरी तरफ क्या है कि आप रिटर्न बना देते हैं बट पीछे लॉ कोई नहीं है। ये मिनिमम टैक्स, इनकम टैक्स की बेस्ट एग्जांपल है कि लॉ कुछ और कह रहा है, रिटर्न कुछ और कह रही है। इसी तरह सेल टैक्स में अभी ये जो भी दोनों नेक्सस आपके सामने आए हैं। नंबर 3 कैरी फॉरवर्ड मैंने आपको बता दिया। नंबर 4 C वाला भी हो गया आपका। नंबर 5 ये भी मैंने आपको कर दिया। आगे देखिए जी, नेक्स्ट पेज पे रेसिपी की मैंने बात कर दी। अच्छा, इसके अंदर पहले भी हमने बात की थी पिछले लास्ट सेशन में, अभी भी इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि इन एनेक्सर्स के अंदर अनरजिस्टर्ड बंदों से परचेज और सेल शामिल नहीं है। उसका भी रॉ और कॉलम फर्दर ऐड करना पड़ेगा। लास्ट सेशन में हमने फाइनल किया था। मेरे 4 पॉइंट और है, मैं फिर क्लोज करता हूँ। सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की भी एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी, वो डेबिट क्रेडिट नोट भी है आपके पास। अच्छा, इसके अंदर ये जो एनेक्सर J मैंने दिखाया है, इसमें रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोसेस नहीं है, ये फिनिश गुड्स का है H1 की तरह। तो वो आपको खुद मेंटेन करना है कि आपने परचेज क्या किया था, बनाया क्या था, कन्वर्ट करके क्या हो गया। लास्ट 2 पॉइंट्स है जी, पहले भी डिस्कस हुआ था। इनकम टैक्स लॉ के अंदर जब आप सेल टैक्स इनवाइस बेस या रिकवरी विच अर्लियर पे दे देते हैं, कल को पार्टी भाग जाती है, तो इनकम टैक्स लॉ तो सेक्शन 29 में बैड डेट्स लॉ करता है, सेल टैक्स के अंदर बैड डेट्स का जिक्र कोई नहीं है। तो ये भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस पर भी हम कोई सजेशन भेजें कि जनाब यहाँ भी हमें दे दें। अच्छा, अगर बिल्कुल ही नहीं देना तो फिर इनकम टैक्स में क्यों दिया हुआ, क्यों एक्सपेंडिचर आपने मुझे लॉ किया बैड डेट्स। आखिरी है जी कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और वैल्यूज, चाहे वो परचेज है, ये फ़र्क आके आपके अब आएंगे, ये मैं बताता चलूँ, पहले भी आ रहे हैं, ये नहीं कि वो नई बात है। 4-5 दफ़ा तो हम लोग टैक्सेशन ऑफिसर्स को जो डिफरेंस है सेल टैक्स रिटर्न की वैल्यूज़ का और इनकम टैक्स रिटर्न्स की वैल्यू की रिकन्सिलेशन हम बना के दे रहे हैं कि भाई इनका फ़र्क क्यों है। तो आप उसको अनएक्सप्लेन ना समझें, उसकी बेस कुछ और है। सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई लॉ सुपीरियर नहीं है, बराबर है या कम है, वो अगर वो क्लैश करेगा, कन्फ्लिक्ट करेगा इनकम टैक्स लॉ से, तो प्रिवेल इनकम टैक्स लॉ करेगा। सेक्शन 3 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ। ये थे जी, मैंने कोशिश किया कि इसको शॉर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करें। फरवरी और मार्च की अभी पेंडिंग पड़ी हुई है, वो जैसे ही, अब उसमें एक और भी आप काम कर सकते हैं कि अब जैसे इनकम टैक्स लॉ में 119 सेक्शन में आप एडजर्नमेंट के लिए फर्दर टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेल टैक्स में भी पैरेलल एक प्रोविजन आ गई है, अगर डाटा नहीं अवेलेबल तो भाई आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करें कि मुझे ना फर्दर टाइम, गलत काम करने से बेहतर है आप उसको रोक लें और बाद में जब आपको प्रॉपर टाइम लेके तो सही चीज़ उसको फर्निश करें, क्योंकि डिफरेंसेस भी बाद में दूर करना मुश्किल हो जाता है। ये था जी बेसिकली आपका लेक्चर जो J और H1 के बारे में। बाकी कोई क्वेश्चन है तो वो आपका वो ले लेंगे। ये क्वेश्चन आया है जी, उन्होंने कहा आई नीड योर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन सेल टैक्स रिटर्न एनेक्सर H1 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, ही डील्स
in purchase and sales of third schedule items, either stock should maintain on retail value, on trade value, or the sale tax purchase, because the sale tax change on sale tax and adjust the input tax on retail value. Further, there, sir, annexure H1 take the value of purchase, annexure A on trade value. देखिए बात ये है, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, इनकम टैक्स लॉ के अंदर देखिए, मैंने अभी अब आपके सवाल के अंदर ही जवाब है, जब दोनों के बेसिस ही डिफरेंट है तो फिर आप उनको मैच कर ही क्यों रहे हैं? मैचिंग हमेशा सिमिलर चीज़ की होती है, डिसिमिलर चीज़ का कंपैरिजन कभी नहीं होता भाई। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। सेक्शन 35 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे आपने स्टॉक लेना है। क्या सेल टैक्स में ये चीज़ अवेलेबल है? वहाँ तो नहीं है। तो कैसे आप मैच करेंगे? यहाँ स्टॉक कुछ और आ रहा होगा इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में कुछ और आ रहा होगा। जब दोनों के प्रिंसिपल ही डिफरेंट है, जैसे इंपोर्ट है, इंपोर्ट की एक मिसाल ले लेते हैं। मैंने एक कंसाइनमेंट क्लियर कराई, मैंने परचेज की, पार्टी को पे किया 2 करोड़ में, उन्होंने एसेस वैल्यू कर दी 3 करोड़ में, तो अब आप क्या करेंगे कि 1 करोड़ किधर गया भाई? तो भाई उसकी बेस डिफरेंट है। जो सेल टैक्स वाला है वो असेस वैल्यू पे गया हुआ है, परचेज या असेस। तो बात ये हो रही है कि दोनों के बेसिस डिफरेंट हैं, दोनों के लॉज डिफरेंट हैं, दोनों इंडिपेंडेंट लॉज हैं, इस पर जजमेंट आ चुकी हुई है। इसलिए आप दोनों को मैच ना करें, जो जिधर है उसको उधर जाने दें, उसकी लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करें। इंपोर्ट की बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अच्छा, ये भी हो सकता है आपने कोई चीज़ खरीदी और बाद में आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हों, लेबर चार्जेस पे किए हों, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस पे किए हों, वो इनकम टैक्स में तो आ रहे होंगे, वो सेल टैक्स में नहीं होंगे। फिर क्या करेंगे आप? एक और फ़र्क आ जाएगा मेरा ख्याल है। चले आज ही कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये आपके सवाल का जवाब मेरा ख्याल है आपके पास आ गया, क्योंकि दोनों के बेसिस डिफरेंट है। इसमें जजमेंट्स बेशक मुझसे ले लीजिएगा। कई दफ़ा स्टॉक में, परचेज में जब फ़र्क आया है, हमने वो जजमेंट यूज़ की कि भाई आप ये देखें सर, इसकी बेस और है, इसकी बेस और है। अब दोनों में सेम बेस यूज़ नहीं कर रहे, दोनों इंडिपेंडेंट लॉज है। अगर सब कुछ बराबर हो तो हम कंपेयर करें तो फिर बात समझ आती है।